Hello students of class 9. Once welcome back in my class. आज आपके सामने मैं बताऊंगा कि किस तरह से एक अमानवीय प्रथा, गुलामी की प्रथा, स्लेवरी ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 खत्म किया गया। इसके पहले हमने जो वीडियो में देखा था कि कैसे जो है स्त्रियों की दशा फ्रांस में भले ही अपेक्षित सुधार नहीं हुआ, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट रिफॉर्म्स ब्राउट ड्यूरिंग द पीरियड द कंडीशन ऑफ वुमेन, सोशल कंडीशन ऑफ वुमेन वेयर बिकेम क्वाइट बेटर। आज हम देखेंगे इसमें इस वीडियो में कि गुलामी की ज़िंदगी जीने वाले, लगभग अमानवीय स्थिति में जो जी रहे थे, उनके दशा में परिवर्तन करने की फ्रांस के क्रांति के दरमियान क्या कोशिश की। शुरू करते हैं। द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। फ्रांस में गुलामी प्रथा का अंत। स्लेवरी वास्तव में है क्या? ये वास्तव में सेकेंड हाफ ऑफ द मिडिल एज में यूरोप में शुरू होता है। हालांकि एशिया में बहुत पहले भी था। एशियन जो गुलाम थे उनको और उनकी स्थिति इन यूरोपियन गुलामों और यहाँ की जो गुलामी प्रथा थी उससे काफ़ी अलग थी। एक किस प्रकार की थी उस संदर्भ में हम देखते हैं। स्लेवरी इट वाज एन ह्यूमन सिस्टम ऑफ एनस्लेविंग द अफ्रीकन निग्रोज एंड अमेरिकन इंडियंस during the period of 17th and 18th century in Europe. जैसे जैसे यूरोप के विभिन्न देश विभिन्न ट्रेडिंग कंपनियों के अगुवाई में ओवरसीज कॉलोनीज को एस्टैब्लिश करते गए, तो वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयटेशन के लिए जो भी रिसोर्सेज वहाँ अवेलेबल थे उनको काफ़ी लेवल की आवश्यकता हुई। और स्पेशली स्लेवरी इस कारण विकसित हुई कि जो एग्रीकल्चर अमेरिका, साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका इंक्लूडिंग कैरेबियन जो उसी का पार्ट है, में जिस प्रकार के एग्रीकल्चर की शुरुआत की गई, जिसके लिए वहां की मिट्टी और मौसम दोनों ही अनुकूल थे, उसमें प्लांटेशन फार्मिंग को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई। और इस कारण इसमें बहुत ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता थी, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग था। तो ये कहाँ से सप्लाई किया सकता है? यूरोप में तो कैपेसिटी थी नहीं कि सरप्लस वहाँ लेबर फोर्सेज जो भी हों उसे इन अमेरिकन कंटिनेंट्स और उसके डिफरेंट पार्ट्स में भेजा जा सके। दैट्स वाई different traders used to buy these slaves in Africa, from Africa, and also they caught enslaved the American Red Indians, and thus started a very inhuman trading system that was called slavery. इन स्लेवों को, इन गुलामों को बाजारों में वस्तुओं के जैसा खरीदा और बेचा जाता था। इनके बाजाबता बाजार लगते थे, इन बाजारों में इनकी खरीद बिक्री होती थी। ट्रेडर्स अपने गुलामों की ब्रांडिंग कर दिया करते थे और उसके हिसाब से उनके उचित दाम तय किए जाते थे और अकॉर्डिंग टू द नीड। Generally, the plantation owners in Caribbean islands or in some other parts of America used to buy these slaves on a very high price. Thus, the margin of the profit in this trade was quite high. So, it was a very lucrative trade for the traders in France also. तो फ्रांस में जब 16th to 17th सेंचुरी में इसकी शुरुआत होती है
तो 1848 कह सकते हैं कि अप टू द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी तक कम बेस ये चलता रहता है। हालांकि ड्यूरिंग द जैकोबिन रिजाइन which was started especially during the convention period of convention, क्योंकि जैकोबिन रिजाइन उस रिजाइन को कहा जाता है जिसमें लोअर मिडिल क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स ज्यादा जीत गए और उनका जो बहुमत था, उनकी मेजोरिटी थी। निश्चित तौर पे ड्यू टू रेन ऑफ टेरर जैकोबिन रिजाइन की पहचान कुछ अच्छी नहीं रह गई। वह सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की पॉलिसी के कारण थोड़ा बदनाम है, लेकिन इस दरमियान कुछ ऐसे सुधार भी इसने किए जो कि वास्तव में काफी बेहतरीन थे। इसी में जो है राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन जो डिक्लेयर किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके तहत इन जैकोबिनों का यह मानना था कि सिंस मेन आर इक्वल सो दे डिजर्व द सेम राइट, इक्वल राइट, आइदर इन फ्रांस और इवन इन बियॉन्ड ओवरसीज इन फ्रेंच कॉलोनीज ऑल्सो। तो फ्रेंच कॉलोनीज में जो भी मेन थे, जो भी पुरुष थे, उनको भी इक्वलिटी का राइट ये जैकोबिन लीडर्स देना चाहते थे। दैट्स व्हाई during the Jacobin regime, abolition of slavery in France and its distant colonies was its a great social reform. जब इसने सुधार करने की स्थिति लाई थ्रू लेजिस्लेशन, सुधार किया, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था उस जमाने में। इन 1794 कन्वेंशन जो लेजिस्लेटिव बॉडी था, नेशनल असेंबली को ही है ना, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन में कन्वर्ट कर दिया गया था, कहलाता था कन्वेंशन। फाइनली आफ्टर हैविंग अ कंसेंसस पास द लेजिस्लेशन रिलेटेड टू एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। तो फ्रांस में गुलामी की प्रथा का अंत कर दिया गया बाज़ाब्ता एक्ट पास करके कन्वेंशन के द्वारा। हालांकि जब 1799 में नेपोलियन का रिजाइम शुरू होता है, नेपोलियन सत्ता में आता है और 1804 में वह फिर अपने आप को किंग डिक्लेयर कर देता फ्रांस का, तब वह फिर से इस स्लेवरी को इंट्रोड्यूस करता है फ्रांस में। ऑल्दो आफ्टर 10 years in 1804 नेपोलियन वंस अगेन इंट्रोड्यूस्ड इट, बट in 1848 यानी ड्यूरिंग द थर्ड रिवॉल्यूशन इन फ्रांस इट वाज फाइनली एंडेड। इस गुलामी प्रथा को अंततः समाप्त कर दिया गया 1848 तक आते आते। फ्रॉम द 17th century फ्रेंच ट्रेडर्स बिगेन द स्लेव ट्रेड। जैसे 17वीं शताब्दी में ये शुरू होता है, तो इस ट्रेड में मोस्टली जो स्लेव बनाए जाते हैं वो अफ्रीकन निग्रो होते हैं, इन विच मोस्टली फ्रॉम अफ्रीका निग्रो स्लेव्स वेयर ब्राउट फ्रॉम द लोकल चिफ्टेंस। यानी कि इन जो है हब्सी लोगों जिन्हें कहा जाता था उस समय, निग्रो लोगों को लोकल चिफ्टेंस पकड़ते थे, उनको कैप्चर करते थे, बंदी बनाते थे, उनको इम्प्रिजन करते थे और उसके बाद उनको इन फ्रेंच ट्रेडर्स को बेच दिया करते थे। बॉट फ्रॉम लोकल चिफ्टेंस एंड सोल्ड देम ऑन हाई प्राइस इन कैरिबियन जो आइलैंड है कैरिबियन सी में, अटलांटिक में, वहां चूंकि इसकी काफी डिमांड थी, वहां ले जाकर ये फ्रेंच ट्रेडर्स बेच दिया करते थे। ये खास करके जो फ्रेंच कॉलोनी जो थी कैरिबियन में, उनमें जो प्रमुख था है ना, वो मार्टिनिक, ग्वाडेलूप एंड सैंट डोमिंगो were used in plantation farms of tobacco, coffee, sugar and indigo like commercial crops, which were in very high demand in European market. That's why agriculture of the plantation जो प्रोडक्ट्स हैं टोबैको, कॉफी, सुगर एंड इंडिगो, इट वाज वाइडली प्रैक्टिस्ड
इन कैरेबियंस, वहाँ जो है मौसम अनुकूल था, ज्योग्राफिकल कंडीशन अनुकूल था, और लेबर जो अवेलेबल हो जा रहे थे अफ्रीका से, इसलिए काफी बड़े पैमाने पर ऑन वेरी लार्ज स्केल such plantation farms were flourishing in these areas, and the products were sold on very high price due to high demand in European market. इसलिए वहाँ के प्लांटेशन ओनर को भी काफी फायदा था इन स्लेव्स को अपने फार्म्स में डिप्यूट करके, उनसे काम लेकर के, और ये जो स्लेव ट्रेडर्स थे इनको भी काफी फायदा था। इसी कारण जो है यह व्यापार काफी बढ़ा हुआ था, है ना। इसकी काफी, है ना, कह सकते हैं कि प्रोफिटेबिलिटी जो कि हाई थी इसमें, इसलिए बहुत सारे लोग फ्रांस में, स्पेशली इंपोर्ट सिटीज ऑफ नेंटीज एंड बॉर्डर्स इन फ्रांस वेर एंगेज वेरी मच। इस ट्रेड ट्रायंगल, अगर कहें कि वास्तव में इसका ट्रेड ट्रायंगल जो था, तो यूरोप से शुरू होता था, हाँ, बिगन फ्रॉम यूरोप टू अफ्रीका एंड फ्रॉम देयर टू अमेरिका, यानी कि कैरेबियन और जो कैरेबियन आइलैंड्स के अलावा जो है नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका, ये दोनों जगह अकॉर्डिंग टू डिमांड दीज स्लेव्स वर सप्लाइड। तो यूरोप से अफ्रीका जाते थे, अफ्रीका से अमेरिका, और अमेरिका से फिर जो है जितना भी प्रॉफिट अर्न किया वहां से फिर ये यूरोप वापस आ जाते थे। इस तरह से ट्रेड ट्रायंगल कंप्लीट होता था। इन फ्रांस द लार्जेस्ट पोर्ट सिटीज डीलिंग स्लेव ट्रेड ओवर 98 मॉडल्स, ये वैसे पोर्ट सिटीज थे जहां स्पेशली इन स्लेव ट्रेड के व्यापारियों को काफी ज्यादा जो है वास्तव में उनका यह वर्चस्व था, फ्लोरिश कर रहे थे। ये दोनों सिटी वास्तव में पोर्ट सिटी फ्लोरिश की थी तो ड्यू टू द एक्सटेंसिव स्लेव ट्रेड। आफ्टर ब्रांडिंग, वास्तव में जब गुलामों को पकड़ा जाता था तो उसके रेट तय होते थे बाजार में। तो रेट कैसे तय होते थे? तो उनकी बाजारता ब्रांडिंग की जाती थी, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उनके फिजिकल फीचर्स के हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से और डिमांड के हिसाब से भी। आफ्टर ब्रांडिंग एंड सैकलिंग, हथकड़ी बड़ी लगा दी जाती थी ताकि वो भाग नहीं सके। These slaves were sent to Caribbean in packed tightly ships across the Atlantic. भेड़ बकरियों की तरह इनको जहाजों में ठूस दिया जाता था, हथकड़ी बड़ी लगा कर जानवरों की तरह। और इस तरह से इनसे भरे हुए लदे हुए जहाज जब कैरेबियन आइलैंड पहुंचते थे और वहां के मार्केट में इन ट्रेडर्स के द्वारा इनको बाजार में लाया जाता था बेचने के लिए, तो काफी हाई प्राइस्ड जो है वास्तव में इनकी बोली लगती थी और इसलिए इन ट्रेडर्स को काफी हाई मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जर्न करने का मौका मिलता था। फ्रॉम दीज स्लेव ट्रेडर्स प्लांटेशन ओनर्स बाउट दीज स्लेव्स ऑन हाई प्राइस। इस तरह से यह व्यापार चलता रहा। प्लांटेशन ओनर्स को स्लेव की जरूरत थी और फ्रेंच में जो स्लेव ट्रेड में एंगेज थे उनको हाई मुनाफा की जरूरत थी, काम कम और मुनाफा ज्यादा। This trade was so much highly profitable that it made the port city of France, Nantes and Bordeaux quite rich. यह शहर ही वास्तव में धनी हुआ, यहाँ के लोग धनी हो गए, यहाँ के लोगों के पास काफी पैसा था, उनका लाइफ स्टाइल जो है काफी लेविश हो गया। तो इसका एकमात्र कारण था, है ना, हाई प्रॉफिट फ्रॉम स्लेव ट्रेड which were earned by the traders of the two port cities. इस तरह से जो रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस में 1789 में शुरू, ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन दिस सिस्टम वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड इन सोसाइटी। चूंकि इसमें मनुष्यों का व्यापार किया जाता था, आदमियों का व्यापार किया जाता था, जानवरों की तरह, वस्तुओं की तरह इनको खरीदा और बेचा जाता था। हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां यूज किए जाते थे इनको गुलाम बनाए रखने के लिए। यह अपने आप में काफी अमानवीय थी, क्रूर था। दैट्स व्हाई इट वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड इन सोसाइटी ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन पीरियड। और यही कारण है कि जब लोअर सेक्शन से बिलोंग करने वाले अधिकतर जो लोगों का बहुमत जैसे ही कन्वेंशन में होता है, उन्हें इन लोगों के दुख का, यानी कि लोअर सेक्शन में रहने वाले लोगों के जीवन में जो दुख था, जो यातनाएं थी, उसका एहसास कम और बेश इन प्रतिनिधियों को था। यही कारण है
कि इन्होंने इस कुप्रथा को, अमानवीय प्रथा को दूर करने का प्रयास किया। दैट्स व्हाई कन्वेंशन हैड एबॉलिश्ड द सिस्टम एंड मेड एवरी मैन इक्वल टू ईच अदर। जैसे इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी को इन रियल सेंस में ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, दैट मीन्स द जैकोबिन रिजाइम, फ्रांस में लागू करने की कोशिश की गई। ठीक है, इसमें कुछ एक्सट्रीम जो है वास्तव में मेथड्स भी अपनाए गए, नो डाउट, लेकिन इसको ईमानदारी से लागू करने का प्रयास किया गया। ड्यू टू कह सकते हैं कि एक्सेस और एक्सट्रीम ऑन प्रेशर एम्फेसिस ऑन दी पॉलिसीज, नो डाउट इट बिकेम वेरी मच अनपॉपुलर इन फ्रांस। लेकिन उसमें भी कुछ सुधार ऐसे हुए जो कि काफी बेहतरीन थे और काफी दूरगामी थे। उन्हीं सुधारों में से एक था द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। आज की वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद हम आएंगे फिर इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से संबंधित कुछ अदर एस्पेक्ट्स को लेकर के। तब तक आप इंतजार करें। थैंक यू।